मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और साथी, सबसे पुराने, मैं क्रमवार नहीं कहूँगा, सबसे बड़ी हमारी अध्यक्षा भी रही हिमाचल कांग्रेस की, हमारे साथ संसद में सदस्य रही श्रीमती विप्लव ठाकुर जी, मेरे बाजू में चौधरी चंद्र कुमार जी, जिनका मेरा संबंध भाई केवल पठानिया जी जो संगठन के पुराने स्तंभ हैं, हमारे बाद की पीढ़ी के, जिन्होंने वही मार्ग अपनाया, वही संगठन में काम किया, वही संगठन को बनाया जिनमें मैंने काम कर किया। दे पा रहा हूँ तो सब नमस्कार कर देना। सबकी तरफ से मैंने जितनों का परिचय दे पा रहा, आवश्यक भी था सबका, बाकी अपना अपना बाद में कर देना। साथियों, केवल पठानिया जी ने कुछ बातें बताई हैं आपको। आने का मकसद आपको मालूम है। जीवन परिचय के कुछ अंश इन्होंने बताए, काफ़ी। एक विस्तृत कागज़ आपको शीघ्र दे दिया जाएगा पार्टी के द्वारा, जिसमें तमाम वो काम हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए मेरे दशकों के सार्वजनिक जीवन के दौरान। मुझे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आदेश हुआ है और हमारे तमाम साथियों का स्नेहपूर्वक आग्रह कि मैं यहाँ विधानसभा क्षेत्र नहीं, कोई ब्लॉक नहीं जहाँ मैं नहीं गया। विशेष तौर पे जब मैं हिमाचल युवक कांग्रेस का एक लंबे समय और बड़े चुनौतीपूर्ण से भरे समय में अध्यक्ष था, और उसके बाद भी आप इससे जो पुराने हैं वो शायद वाकिफ होंगे कि एक ऐसे समय में हमारे दल ने, संगठन ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिम्मेवारी दी, जब बहुत चुनौतियां हिंदुस्तान के सामने हैं। ये चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। देश की सुरक्षा से, रोजगार के अवसर पैदा करने से, बढ़ती महंगाई, आज देश में राजनीतिक संवाद में बहुत कटुता आ गई। देश में, समाज में लकीरें खींची जा रही। वो लोग जो पूरे देश की बात करते हैं, वो हिमाचल के अंदर भी लकीर खींचने की बात करते हैं। शिमला और कांगड़ा के बीच में लकीर खींचने की बात करते हैं, पर टेलीविज़न पर आके कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये मेरा संदेश है उनको। चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, राजनीतिक संवाद में विनम्रता और शालीनता रहे, वो देश के प्रजातंत्र के हित में होगा। देश में आज आज़ादी के बाद की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, जो सरकारी आंकड़े हैं वो डबल डिजिट में दिखाते हैं, पर उसमें तमाम वो लोग नहीं गिने गए जो अंडर एम्प्लॉयड हैं या जो गांव में मनरेगा में हैं। शहरी और ग्रामीण, भैया इसको बंद कर दीजिए, दोनों जगह बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। सरकार आपको इन्फ्लेशन के बता देगी आंकड़े। अर्थव्यवस्था पे ऐसा तस्वीर पेश हो रही है, हमारा देश सही माने में आगे बढ़ना चाहिए। देश और समाज, इनके निर्माण में निरंतरता रहती है। कभी कोई भी सरकार, कोई भी समाज, कोई भी देश अपने निर्माताओं का, जिन्होंने आधारशिलाएं रखी हों, जिन्होंने निर्माण किया हो, उसमें बहुत लोग, केवल प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व सरकारें, उनका तो योगदान है नीति बनाने में, संस्थाएं बनाने में। आज़ाद हिंदुस्तान की, जब एक गरीब देश था, साधन कम थे, सैकड़ों बरस के बाद आज़ाद हुए थे। 2014 में जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ये याद दिलाना ज़रूरी है
कि बेरोजगारी के वो हालात नहीं थे जो आज हैं। कभी हिंदुस्तान के अंदर, तभी मैंने कहा कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा हुई, पर दिखाया ये गया कि कुछ बना नहीं। क्या इस देश के अंदर बड़े संस्थान नहीं बनी थी? पंडित नेहरू ने आरंभ किया था सिलसिला, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, पांच जो कायम हुए थे, उसको दुगने से ज़्यादा हमने किया हमारी सरकार ने। और कहीं मेरा भी उसमें योगदान है, इसका मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, भारत के एक वज़ीर होने के नाते, कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते। वो इस राज्य में भी हुआ, देश के अलग हिस्सों में। मैं इस राज्य, अपने प्रांत की और इस चुनाव क्षेत्र के भी ज़रूर जिक्र करूँगा। पर बेरोजगारी से आगे हट नीतियों की बात करें। अर्थव्यवस्था वो नहीं है जो दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि हम आगे नहीं बढ़े। तो साथियों, एक चीज़ बताऊँगा, ये जानना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए। तो कृपा करके इसको देखें, सुने। प्रथम औद्योगिक क्रांति जब विश्व में आई थी, वो इंग्लैंड में आई थी, ब्रिटेन में आई थी। उनको अपनी जीडीपी को दुगना करने के लिए 12 बरस लगे थे। दूसरी औद्योगिक क्रांति दुनिया में अमेरिका में आई थी 1940 के दशक में, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, और उसके बाद बहुत निर्माण हुआ, उसका बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ। उनको भी 12 बरस लगे। पहला देश दुनिया में जिसने एक दशक में दुगना करा अपनी जीडीपी को, वो जापान था, जो देश बर्बाद कर दिया गया था, जिस पर परमाणु बम फेंके गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर। उसके बाद दूसरा देश बना दक्षिण कोरिया, दोनों एशिया के मुल्क थे। पहला देश जिसने 3 गुना करी अपनी जीडीपी एक दशक में, वो चाइना था, चीन। और भारत पहला देश विश्व का बना जिसने कांग्रेस और यूपीए सरकार में, जब एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में, जिसने एक दशक में 2004 और 14 के बीच में अपनी जीडीपी को 4 गुना किया। $480 बिलियन की हिंदुस्तान की जीडीपी थी 2004 मई में, और $2 ट्रिलियन पे छोड़ के गए जब हमारी सरकार ने अपना कार्यभार छोड़ा। आज 10 साल के बाद इतना शोर सुनते हैं, वो दुगनी नहीं हुई, आज भी 4 ट्रिलियन नहीं हुई। मैं ये तो नहीं इनसे अपेक्षा करते थे हम कि ये 4 गुना करेंगे, 3 गुना कर देते, वो भी नहीं हुई, दुगनी भी नहीं हुई। एक छोटा देश है, बड़ा विकसित राष्ट्र है, पर इंग्लैंड, यूके, उसकी 6.5 करोड़ की आबादी है, हमारी 140 करोड़ की है। और बार बार ये हम सुनते हैं, हम थोड़ा सा नाक थोड़ी सी आगे निकल गई इंग्लैंड से। या 140 करोड़ का विकासशील देश है, अमीर देश नहीं। यहाँ गरीबी बढ़ी है, असमानता बढ़ी है। अगर आप देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इनइक्वालिटी इंडेक्स, 1% लोगों के हाथ में आज हिंदुस्तान में 40% भारत की पूंजी है, 1% लोगों, और जो 50% मध्यम वर्ग से भी जो नीचे छूटे हुए लोग हैं भारत के, उनके पास 20% देश का संपत्ति है, उससे भी कम। ये एक असमानता है। हाँ, उपलब्धि अगर कहें वो, तो जिनका 269वां नंबर था दुनिया में, किसी का 600 नंबर था बिलियनर्स की लिस्ट में, वो दूसरे तीसरे नंबर पर आ गए। तो कुछ लोगों का भरपूर विकास हुआ, चाहे देश की जीडीपी दुगनी ना हो। 2022 तक वायदा था किसान को आमदनी दुगनी करने का, वो नहीं हुई है। देश की सुरक्षा खतरे में है, पर ऐसा दिखाया जाता है कि इससे पहले भारत की फौज नहीं थी। सेना किसी सरकार और दल की नहीं होती, सेना हिंदुस्तान की फौज है। हमारी फौज में एक गलत स्कीम लाकर अग्निवीर, ये आने वाले समय के लिए
हिंदुस्तान को बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। जब हमारे 17-18 साल के बच्चे फौज में भर्ती होंगे 4 साल के लिए, और 4 साल के बाद बाहर आएंगे तो उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी कि साहब 11 लाख रुपया देंगे, उसमें 5.5 लाख उन्हीं का कटा हुआ है। कोई मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ केयर बेनिफिट नहीं होगा, आर्मी कैंटीन से राशन तक नहीं खरीद पाएंगे, और उन 4 साल में अगर सीमा पर मर गए, शहीद हो गए, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, ना परिवार को पेंशन मिलेगी। इसलिए सबसे प्राथमिकता, मैं स्वयं मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य था, मैं चंद्र जी से, विप्लव जी से, इन सबसे बात कर रहा था। हमने इंसिस्ट किया कि स्पष्ट रूप में देश के नौजवानों को कह दें कि सरकार बदलेगी और हम ये अग्निवीर को स्क्रैप करेंगे, किसी हालत में इसको नहीं रखेंगे। इन बच्चों को शादी नहीं होती। मेरे पास सुरक्षा में कर्मी हमारे साथ भी हैं, वो बताते हैं साहब इनको कुछ करिए, क्योंकि लोग इनको गांव में लड़की नहीं देते शादी के लिए, कहते हैं कच्चा फौजी है या पक्का फौजी है। ये हालात बन गए। और हिमाचल में सबसे ज्यादा फौज में भर्ती है, और इस जिले में सबसे ज्यादा। अगर आप पॉपुलेशन देखें, आबादी देखें और प्रतिशत के रूप में देखें, परसेंटेज में, हिमाचल इज नंबर 1, सबसे आगे। तो क्या कर दिया हमने, तो कहे फौज को, देश को मजबूत कर दिया। मैं आज एक चीज़ और कहूँगा, आप सब बहुत पढ़े लिखे हैं और आजकल के जो नौजवान हैं वो तो हर चीज़ जानते हैं। हमारे वक्त में ये सुविधा नहीं थी जब हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में थे। आज तो बच्चे वो स्मार्टफोन पे बैठ के 2 मिनट में सारी बात निकाल देते हैं, कहीं गलती भी हो उसको भी सुधार देते हैं। तो आपको सब मालूम, ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, आज किसी की कोई जवाबदेही नहीं। यहां के मुद्दे और हिमाचल के मुद्दों पे आने से पहले 2 बातें और कहूंगा कि बार बार ये हमारे दूसरे विरोधी दल, जो आज सत्ताधारी दल है केंद्र में, सौभाग्य से हिमाचल में नहीं, उनकी पराजय हुई थी और हमारी सरकार है, इसको गिराने की कोशिश हुई। वो सरकार कायम है और उपचुनाव के बाद और भी मजबूत होगी, मैं दावे के साथ वो भी कह रहा हूँ। पर उससे, इनके आने से पहले मैंने कुछ संस्थाएं तो गिनाई आपको। भारत परमाणु शक्ति बन चुका था इंदिरा जी के समय। भारत की फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध जीता था, बांग्लादेश आजाद कराया था, और पाकिस्तान की फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा हिंदुस्तान की फौज के सामने, जब जनरल न्याजी ने जनरल अरोड़ा के सामने अपनी पिस्तौल रख के आत्मसमर्पण किया। और आज ये दिखाया जाता है कुछ हुआ नहीं। आर्यभट्ट कब गया था अंतरिक्ष में? भारत का स्पेस प्रोग्राम कब कायम हो गया था? पंडित नेहरू के समय। जो बड़े संस्थाएं मैंने बताई, उसमें और बहुत है, सूची लंबी है, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। असली तस्वीर हिंदुस्तान के लोग समझ रहे हैं। हिमाचल के और कांगड़ा के, चंबा के जो मतदाता हैं वो जागरूक हैं, वो समझते हैं देश और दुनिया में क्या हालात है। आज चाहे 100 बार दोहराया जाए, पर असली बात जहां रोकी जाती है, आप लोगों की भी जबान, हमारी तो नहीं। अगर कोई एडिटिंग हो जाती है, नए सर्कुलर आ जाते हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय के, नए वॉच डॉग्स बना दिए जाते हैं कि क्या बोलोगे, क्या दिखाओगे। ये भी हो रहा है मीडिया के साथ। अभिव्यक्ति की आजादी जो संविधान देता है, उस पर निरंतर प्रहार हो रहा है, निरंतर। सुप्रीम कोर्ट ने बचाया, मीडिया को ही बचाया, वरना तो लगा दी थी लगाम चुनाव से पहले, और ठीक चुनाव से पहले लगाई। ये सोचिए इसके बारे में कितनी गंभीर बात है। आज़ाद हिंदुस्तान में अगर ये चीज़ छिन जाए और वो संस्थाएं जो निष्पक्ष होनी चाहिए, अगर वो पक्षपात में लग जाएं और लोगों को आहत करने में लग जाएं, निशाना बनाने में लग जाएं, वो देश के प्रजातंत्र के लिए खतरा है।
पर उसके बावजूद लोग समझ रहे हैं। इस चुनाव में मुझे हैरानी होती है। मेरा 5 दशक का, मैं बहुत छोटी उम्र में आ गया था, जब स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में 18 बरस की उम्र से हम शुरू हो गए थे। ये नहीं कि हमारे माता पिता चाहते थे कि हम छात्र आंदोलन करें और ये काम करें, पर मुझे हैरानी है। हमने बहुत चुनाव देखे हैं, हमारे साथियों ने बहुत चुनाव लड़ाए हैं कि चुनाव हुआ नहीं, नोटिफिकेशन आई नहीं, कितनी सीट आएगी उसका नारा बन गया। अब की बार 400 पार। ये 400 पार नहीं, 300 पार नहीं, 250 पार नहीं, मैं आज कह के जा रहा हूँ। वो ये 2019 और 14 की हवा नहीं है, इनकी हवा निकल रही है पूरे हिंदुस्तान में। ये वक्त बताएगा। कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं। हम एक राष्ट्रीय दल है। ठीक है, हमने पराजय देखी, हमने पहले भी देखी है, पर कांग्रेस पार्टी इस देश की आत्मा की आवाज़ रही है। हम एक समावेशी संगठन है। हम देश में बंटवारा नहीं करते, समाज में बंटवारा नहीं करते। हमने कभी बढ़ावा क्षेत्रवाद और जातिवाद को नहीं दिया। हमने कभी सांप्रदायिकता को नहीं बढ़ाया, ना हमारे लोग वो जबान बोलते हैं। इस चुनाव में देश को, हिमाचल को, हमारे चुनाव क्षेत्र को ये भी तय करना है कि देश के हालात बदलने में हमारी आवाज़ जुड़ती है और कितनी मजबूती से जुड़ती है। वो बड़ा अहम भूमिका निभाएगी। अब मैं हिमाचल की तरफ लौट के आऊँ, हम आपको एक कागज़ देंगे, जानकारी पूरी तो नहीं है, सूची हमारे साथियों ने बनाई है, कार्यालय ने और साथियों ने ये लेके आए हैं। पर देश के अंदर मेरी स्वयं की प्रतिबद्धताएं और प्राथमिकता जो मेरे सरकार और दल से जुड़ी रही, वो नीतियां बनाना और संस्थाएं बनाना है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की पहली राष्ट्रीय निर्माण नीति, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, मेरी पहल पर, जब मैं कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर था देश का, इकोनॉमी मिनिस्टर था, टेक्सटाइल विभाग भी मेरे पास था, हमने राष्ट्रीय निर्माण नीति दी। उसके विस्तृत जो मेरा ये कागज़ देंगे बाद में साथी, एक आधे दिन में, उसमें सब जानकारियां हर चीज़ की मिलेगी। आपके हिमाचल के लोगों के आशीर्वाद से और भारत के लोगों के प्यार से, मेरे नेतृत्व के विश्वास जो रखा हम में, जो महत्वपूर्ण संधियां और बातचीत दूसरे देशों के साथ हुई, उसमें मैं जुड़ा। और ख़ास तौर पे जब मैं विदेश मंत्रालय में मंत्री था, इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट एंड इंडिया स्पेसिफिक वेवर एट द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, तब चीन भी नहीं रोक पाया था, अब रोक दिया, हमने किया। बड़ी संस्थाओं को मैंने हल्का सा इशारा किया था शुरू में, मैं बताऊंगा आपको, हाँ दुगनी हुई, उससे भी ज़्यादा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एक नेशनल इंस्टीट्यूट जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में था, उससे बढ़ के 5 देश में बन गए। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन पंडित नेहरू के टाइम पे अहमदाबाद में बना था, वो 5 हो गए। और आपके सामने जो मैं प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस का बैठा हूँ, ये सौभाग्य मुझे मिला था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन 4 और बनाने का। वो भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। हिमाचल के अंदर बड़ी संस्थाएं, देश का जिक्र नहीं करूँगा, संस्थाओं का निर्माण यहाँ भी हुआ। और एक टर्म जब यहाँ से हमारे दल के पास संख्या नहीं थी मुझे भेजने की संसद में, तो एक टर्म मुझे राजस्थान ने चुन के भेजा। वही संस्थाएं वहाँ भी बनाई, क्योंकि देश तो अपना है, पूरा भारत। उसमें हमने ये नहीं देखा कि किस राज्य में हम ये बड़ी संस्था दे रहे हैं, वहाँ कांग्रेस की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की या किसी और दल की। ये आज ये परहेज होता है। आज अगर हिमाचल को उसका हक नहीं मिलता, हमको दुख तो लगता है, पर यहाँ जो संस्थाएं बनी,
मैं शुरू करूं सबसे पहले हिमाचल में पासपोर्ट नहीं बनते थे। हमारे लोग चंडीगढ़ जाते थे, कहीं जालंधर एप्लीकेशन लेने जाते थे। जब मैं विदेश मंत्रालय का मंत्री था, पहला फैसला था रीजनल पासपोर्ट ऑफिस इन शिमला, वो बनाया। और जब मैंने उस मंत्रालय का कार्यभार छोड़ा, दूसरे पे चला गया, तब तक 1,37,000 पासपोर्ट भारत के हिमाचल के लोगों के बन चुके। विश्व के स्टैंडर्ड से का है, उसका भी फाउंडेशन स्टोन मैंने ही रखा था फरवरी 2009 में। उसके साथ एक स्किल्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय स्तर का है, वो परवाणू में बना। कांगड़ा के अंदर चौधरी चंद्र कुमार जी यहाँ से लोकसभा के सदस्य थे। इन्होंने मुझसे भी, मैंने भी पत्र लिखा, हमने मांग की कि धर्मशाला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बने। ये तालपुरा में निफ्ट बना, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। सौभाग्य से कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी हिंदुस्तान के डेलीगेशन का लीडर था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में। हम कई चीज़ देते थे तोहफे के रूप में दुनिया भर के नेताओं को, और जो सारे इकोनॉमिस्ट बिजनेस लीडर्स आते थे। उसमें एक टीज ऑफ इंडिया का गिफ्ट हुआ था, अच्छा डब्बे में। उसमें दार्जिलिंग थी, असम थी, नीलगिरी थी और कांगड़ा टी थी। मैं मंगाऊंगा वो बॉक्स, ताकि आपको पता लगे कि क्या दुनिया को दिया जाता था। वो दुनिया के जिस देश में मैं जाता था भारत का प्रतिनिधित्व करने, मेरे साथ टीज ऑफ इंडिया, कॉफ़ीज़ ऑफ इंडिया हमेशा चलती थी। और दो चीज़ें अनिवार्य थी जो हमारे अधिकारियों को पता था। साउथ ब्लॉक से लेकर विदेश मंत्रालय से वाणिज्य मंत्रालय तक, उसमें कांगड़ा टी ज़रूर जाती थी साथ। उसके अलावा जब बाहर के देशों में जाते थे, और चंबा का रुमाल, ये दोनों चीज़ें परमानेंट मेरी गिफ्ट लिस्ट पे रहती थी। ये भी उनके सही माने में बड़े होनहार पुत्र हैं, जो कि वहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। कांगड़ा में हमने टी बोर्ड का नॉर्दर्न जोन का हेडक्वार्टर बनाया। सूची इतनी लंबी है कोल्ड स्टोरेजेस की, जो अपीडा के थ्रू दिए जाते थे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मेरे मंत्रालय का हिस्सा थी, उसमें सब्जियों के लिए यहाँ भी दिया गया, कांगड़ा में, नगरोटा में, वो स्टोरेज की फैसिलिटीज़, कलेक्शन, स्टोरेज एंड पैकिंग, वो सब काम कर रहे हैं। सेब के लिए दूसरी जगह पे हुआ। कांगड़ा में जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बना कंदरौली में, मेरे पास इंडस्ट्री मिनिस्ट्री भी था, मैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मंत्रालय, तो वो हमने दिया। 150 करोड़ रुपया उसके लिए दिया। आप जाके देख सकते हैं हमारे कितने बेटे बेटियों को वहाँ रोज़गार मिलता है, कितनी वहाँ पे आए हैं, कितने निवेश आया है, इन्वेस्टमेंट आई है। दूसरा पंडोगा में बनाया था, हरोली में है, ऊना जिला में। तो ये सारी चीज़ जो बनी है, और ईएसआई का अस्पताल का मैंने जिक्र नहीं किया, मंडी में लाए थे। सही माने में तो जो रोहतांग की टनल है, उसका मील पत्थर भी हमारी सरकार के समय रखा गया, सोनिया गांधी जी ने आके रखा था। ये अलग बात है कि अब उद्घाटन के समय वो पत्थर हटा दिया गया। मैं गया था, बड़ा दुख लगा। कई जगह से हमारे ही काम किए प्रोजेक्ट, हमने उस पर अमली जामा माना, उसको अपना कर्तव्य माना, पर आज वो बात नहीं। विश्वास करते हैं मेरे दल ने, हमारे साथियों ने, हमारे नेताओं ने इतिहास रचा है। हमने इतिहास बदलने का काम नहीं किया। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के जाने के बाद, अभी एक बहुत बड़ा कैंपेन था इंडिया शाइनिंग का,
पर वो 2004 में बदल गया, वो जीते नहीं। 20 साल के बाद लगता है वो ही दोहराया जाएगा, पर हमने उसके बाद 10 साल के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान से याद किया। कहीं उनका लगा हुआ नाम पट्टिका नहीं हटाई, कहीं उनका लगाया हुआ प्रोजेक्ट बंद नहीं किया, कहीं हमने कोई एक शब्द अपमानजनक उनके बारे में कभी जीवन में नहीं कहे, ना मेरे दल ने, हमारे साथियों ने। पर हम 2014 से कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए थे। जवाहरलाल नेहरू सबसे ज़्यादा समय अंग्रेज़ों की जेल में थे, 14 बरस से ज़्यादा, 11 बरस तो कन्विक्शन के। तो हम उस दल से संबंध रखते हैं। इतना घबरा मत जाना, बहुत छोटी उम्र में आया था। मेरे अंदर आज भी वो ऊर्जा है, आज भी वो क्षमता है, क्योंकि जो छात्र आंदोलन और युवक आंदोलन से निकले हैं, और ये कृपा है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, प्रभु कृपा भी, कि हम तंदुरुस्त भी हैं, आवाज़ भी बुलंद है, सक्षम भी हैं, और हमारे साथी भी। ये चुनाव मेरा दल लड़ रहा है, ये चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ रही है। और कहा जाए कि कौन, ये मजबूत बैठे हैं। इस ज़िले के अंदर हमारी बड़ी जीत हुई थी, चंबा में भी हमारे अच्छे प्रदर्शन रहा, परफॉर्मेंस रही। हम पूरे विश्वास के साथ कि हमारे काम को देखते हुए, योगदान को देखते हुए, नीतियों को देखते हुए, संस्थाओं के निर्माण को देखते हुए, और 52 साल के जीवन में ये मैं कहना चाहूँगा एक शब्द, आप सब लोग वाकिफ़ हैं और हमारे मुखालिफ भी वाकिफ़ हैं कि एक छाया मेरे सार्वजनिक जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं रहा। I have an unblemished record in public life of over 5 decades, and I have come here to serve कांगड़ा and चंबा। धन्यवाद। एक एक बताएं, परिचय देके आप जरा। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ऐसी बातें आप कैंपेनिंग शुरू करेंगे, तो किन मुद्दों को लेकर, क्या आगे जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, राष्ट्रीय मुद्दे जाएंगे, या फिर आपने जो माजी में काम किए हैं उनको जनता तक पहुंचाएंगे, और कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, पार्टी में जो काम किए हैं भैया, कांग्रेस सरकार में थी, वो देश के काम थे। तो कांग्रेस ने अपने लिए ये संस्थाएं नहीं बनाई थी, कांग्रेस ने अपने लिए थोड़े परमाणु शक्ति बनाई थी, अपने लिए थोड़े हमने स्पेस साइंस को आगे बढ़ाया था। और जो हमारे आज सैटेलाइट्स होते हैं, देश के काम होते हैं। जो मैंने संस्थाएं गिनाई वो देश की थी। तो निजी नहीं होता दल का, जिस दल की सरकार है वो राष्ट्र निर्माण में अपना काम करती है। वर्तमान मुद्दों पर चर्चा होगी। हिमाचल और चंबा कांगड़ा भारत का हिस्सा है, सीमावर्ती राज्य है। जो राष्ट्रीय विषय हैं वो विषय हिमाचल को भी छूते हैं। मैंने कुछ बेरोजगारी का जिक्र किया, अग्निवीर का जिक्र किया, तो राष्ट्रीय नीति बनी है, पर हिमाचल उससे प्रभावित है ना। और एक सार ऐसे रूप में नहीं कि हम पे कोई अच्छा प्रभाव पड़ा हो, बुरा प्रभाव है, वो विषय तो उठेंगे। जो राष्ट्रीय विषय है वो सब, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो पोरबंदर से गुवाहाटी तक, वो वही है। आज आप आम आदमी से बात करें, नौजवान से बात करें, गृहिणियों से बात करें, देश के किसान की क्या हालत हुई है, जो अन्नदाता है, ये विषय तो हम उठाएंगे, हमारे मैनिफेस्टो में है। और हिमाचल की जो बात है, इस चुनाव क्षेत्र की जो बातें हैं, यहाँ कांगड़ा जिले की, चंबा की, वो स्पेसिफिक है। कुछ एक प्राथमिकताएं, जैसे मैंने कहा, देश के हर राज्य की एक तो राष्ट्रीय प्राथमिकताएं होती हैं, उससे राज्य जुड़े होते हैं। दूसरा, राज्यों की कुछ अपनी पहचान और प्राथमिकताएं होती हैं। हमारे देश में विविधता है। हमारा संविधान कितनी भाषाओं को रिकॉग्नाइज करता है। हम बहुधर्मी। आप सबको नमस्कार। आवाज़ आ रही? मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे
वरिष्ठ नेता और साथी, सबसे पुराने, मैं क्रमवार नहीं कहूँगा, सबसे बड़ी हमारी अध्यक्षा भी रही हिमाचल कांग्रेस की, हमारे साथ संसद में सदस्य रही श्रीमती विप्लव ठाकुर जी, मेरे बाजू में चौधरी चंद्र कुमार जी, जिनका मेरा संबंध भाई केवल पठानिया जी, जो संगठन के पुराने स्तंभ हैं, हमारे बाद की पीढ़ी के, जिन्होंने वही मार्ग अपनाया, वही संगठन में काम किया, वही संगठन को बनाया जिनमें मैंने काम कर किया। दे पा रहा हूँ तो सब नमस्कार कर देना। सबकी तरफ से मैंने जितनों का परिचय दे पा रहा, आवश्यक भी था सबका, बाकी अपना अपना बाद में कर देना। साथियों, केवल पठानिया जी ने कुछ बातें बताई हैं आपको। आने का मकसद आपको मालूम है। जीवन परिचय के कुछ अंश इन्होंने बताए, काफ़ी। एक विस्तृत कागज़ आपको शीघ्र दे दिया जाएगा पार्टी के द्वारा, जिसमें तमाम वो काम हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए मेरे दशकों के सार्वजनिक जीवन के दौरान। मुझे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आदेश हुआ है और हमारे तमाम साथियों का स्नेहपूर्वक आग्रह कि मैं यहाँ विधानसभा क्षेत्र नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं जहाँ मैं नहीं गया। विशेष तौर पे जब मैं हिमाचल युवक कांग्रेस का एक लंबे समय और बड़े चुनौतीपूर्ण से भरे समय में अध्यक्ष था, और उसके बाद भी आप इससे जो पुराने हैं वो शायद वाकिफ होंगे कि एक ऐसे समय में हमारे दल ने, संगठन ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिम्मेवारी दी, जब बहुत चुनौतियां हिंदुस्तान के सामने हैं। ये चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। देश की सुरक्षा से, रोजगार के अवसर पैदा करने से, बढ़ती महंगाई, आज देश में राजनीतिक संवाद में बहुत कटुता आ गई। देश में, समाज में लकीरें खींची जा रही। वो लोग जो पूरे देश की बात करते हैं, वो हिमाचल के अंदर भी लकीर खींचने की बात करते हैं। शिमला और कांगड़ा के बीच में लकीर खींचने की बात करते हैं, पर टेलीविज़न पर आके कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये मेरा संदेश है उनको। चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, राजनीतिक संवाद में विनम्रता और शालीनता रहे, वो देश के प्रजातंत्र के हित में होगा। देश में आज आज़ादी के बाद की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, जो सरकारी आंकड़े हैं वो डबल डिजिट में दिखाते हैं, पर उसमें तमाम वो लोग नहीं गिने गए जो अंडर एम्प्लॉयड हैं या जो गांव में मनरेगा में हैं। शहरी और ग्रामीण, भैया इसको बंद कर दीजिए, दोनों जगह बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। सरकार आपको इन्फ्लेशन के बता देगी आंकड़े। अर्थव्यवस्था पे ऐसा तस्वीर पेश हो रही है, हमारा देश सही मायने में आगे बढ़ना चाहिए। देश और समाज, इनके निर्माण में निरंतरता रहती है। कभी कोई भी सरकार, कोई भी समाज, कोई भी देश अपने निर्माताओं का, जिन्होंने आधारशिलाएं रखी हों, जिन्होंने निर्माण किया हो, उसमें बहुत लोग केवल प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व सरकारें, उनका तो योगदान है नीति बनाने में, संस्थाएं बनाने में। आज़ाद हिंदुस्तान की, जब एक गरीब देश था, साधन कम थे, सैकड़ों बरस के बाद आज़ाद हुए थे। 2014 में जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ये याद दिलाना ज़रूरी है कि बेरोजगारी के वो हालात नहीं थे जो आज हैं।
कभी हिंदुस्तान के अंदर, तभी मैंने कहा कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा हुई। पर दिखाया ये गया कि कुछ बना नहीं। क्या इस देश के अंदर बड़े संस्थान नहीं बनी थी? तो पंडित नेहरू ने आरंभ किया था सिलसिला, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, पांच जो कायम हुए थे, उसको दुगने से ज़्यादा हमने किया हमारी सरकार में। और कहीं मेरा भी उसमें योगदान है, इसका मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, भारत के एक वज़ीर होने के नाते, कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते। वो इस राज्य में भी हुआ, देश के अलग हिस्सों में। मैं इस राज्य, अपने प्रांत की और इस चुनाव क्षेत्र के भी ज़रूर जिक्र करूँगा। पर बेरोजगारी से आगे हट नीतियों की बात करें। अर्थव्यवस्था वो नहीं है जो दिखाई जाती है, दर्शाई जाती है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि हम आगे नहीं बढ़े। तो साथियों, एक चीज़ बताऊँगा, ये जानना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए, तो कृपा करके इसको देखें, सुने। प्रथम औद्योगिक क्रांति जब विश्व में आई थी, वो इंग्लैंड में आई थी, ब्रिटेन में आई थी। उनको अपनी जीडीपी को दुगना करने के लिए 12 बरस लगे थे। दूसरी औद्योगिक क्रांति दुनिया में अमेरिका में आई थी 1940 के दशक में, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, और उसके बाद बहुत निर्माण हुआ, उसका बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ, उनको भी 12 बरस लगे। पहला देश दुनिया में जिसने एक दशक में दुगना करा अपनी जीडीपी को, वो जापान था, जो देश बर्बाद कर दिया गया था, जिस पर परमाणु बम फेंके गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर। उसके बाद दूसरा देश बना दक्षिण कोरिया, दोनों एशिया के मुल्क थे। पहला देश जिसने 3 गुना करी अपनी जीडीपी एक दशक में, वो चाइना था, चीन। और भारत पहला देश विश्व का बना जिसने कांग्रेस और यूपीए सरकार में, जब एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में, जिसने एक दशक में 2004 और 14 के बीच में अपनी जीडीपी को 4 गुना किया। $480 बिलियन की हिंदुस्तान की जीडीपी थी 2004 मई में, और $2 ट्रिलियन पे छोड़ के गए जब हमारी सरकार ने अपना कार्यभार छोड़ा। आज 10 साल के बाद इतना शोर सुनते हैं, वो दुगनी नहीं हुई, आज भी 4 ट्रिलियन नहीं हुई। मैं ये तो नहीं इनसे अपेक्षा